गुड मॉर्निंग वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनरली डिसेंट्री जो है वो पीडियाट्रिक सिलेबस के अंदर मतलब इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। जो ये बाल रोग का जो सिलेबस है उसके अंदर मेनली ये आता है, तो क्वेश्चन भी जनरली इसके ऊपर आता है। लेकिन मैं अपने शल्य तंत्र जैसा कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं इसके अंदर इंक्लूड खाली अपने व्यूअर की एक डिमांड के ऊपर मैंने ये टॉपिक डाला है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो हैं वो डाल देते हैं कि मैम प्लीज़, जैसे कि एक ने वो डाला हुआ कि अनीमिया के ऊपर भी बनाइए, तो वो भी मैं जल्दी ही आपको मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो उसी की डिमांड पे उसी के तरीके एक व्यूअर ने बोला है कि डिसेंट्री और डायरिया के ऊपर मैम अगर हो सकता है तो बनाइए, तो उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। डिसेंट्री जो है वो एग्जामिनेशन में जनरली इसका क्योंकि मैटर कम ही होता है, तो जनरली 5 नंबर में ही पूछा जाता है। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केसेस जो हैं क्लिनिकल बेसिस अगर हम देखें तो काफ़ी केसेस आते हैं कुमार मृत्य में, इसके पीडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी आते हैं और सीवियर भी हो जाता है। अगर इसको प्रॉपर टाइम पे अगर ट्रीट ना किया जाता है तो इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ अबाउट डिसेंट्री। तो डिसेंट्री की सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, तो डिसेंट्री में क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं बताऊँ डिसेंट्री के अंदर, जैसे डायरिया आप सबको पता है कि लूज स्टूल की जो कंसिस्टेंसी जो होती है स्टूल की, अगर वो लिक्विफिकेशन में आ जाती है, ठीक है, तो और मान लो एपिसोड्स मान लो मोर देन 3 अगर पर डे के हिसाब से अगर पेशेंट जा रहा है तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। तो सेम वही अगर स्टूल के साथ अगर पेशेंट जो है वो ब्लड भी उसके साथ एसोसिएटेड आ रहा है, ब्लड और म्यूकस अगर उसके साथ लगता हुआ आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्री। कहने का मतलब क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिसेंट्री इज द डिजीज इन विच ग्रोसली विजिबल ब्लड एसोसिएटेड विद स्टूल इज प्रेजेंट। और ये किसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोलोन इन्फेक्शन, which is mainly it may be due to bacteria or may be due to amoeba। और बैक्टीरिया में भी अगर सबसे मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिलस जो होता है या तो उसकी वजह से ज़्यादातर माना गया है या फिर अमीबा की वजह से। और अमीबा और बेसिलस में अगर दोनों में ही बात करूँ तो अमेबिक डिसेंट्री जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स को मिलता है, ठीक है। तो अमेबिक डिसेंट्री की भी फर्दर सब टाइप्स बताई गई हैं, जैसे फ्लैक्सरी हो गया, ठीक है, या फिर मतलब इस तरीके की 4 ब्रांचेज उसकी बताई गई हैं, सोमानी हो गया। तो इनमें से जो सबसे मेन जो है बेसिलस डिसेंट्री में भी जो सोमानी वाला है वो ज़्यादातर मतलब पेशेंट के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जैसे अमेबिक जो है वो अमेबिक जैसे मैंने बताया कि बहुत ही रेयर केसेस के अंदर मिलता है, लेकिन जनरली इसके साइन सिम्टम जो होंगे वो मोस्टली बेसिलर वाले ही मैं अभी डिस्कस करूँगी। और अमेबिक में के अंदर क्या होता है, अगर होंगे तो साइन उसी तरीके के होते हैं, खाली ट्रीटमेंट जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टूल कल्चर हम उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो जैसे मैंने बताया कि बेसिलर डिसेंट्री जो है उसके अंदर भी जो सब ब्रांच है वो बेसिलर जो डिसेंट्री की सोनाई जो है SONNEI वो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो था अबाउट इस इटियोलॉजी एंड डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट अगर साइन सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो साइन सिम्टम में ऐसा पेशेंट जिसको डिसेंट्री होगा, जिसके में देखो सबसे पहले डिसेंट्री होता है तो ब्लड नहीं मतलब ब्लड आ भी सकता है, नहीं तो क्या होता है कि पहले एपिसोड में हो सकता है वाटरी स्टूल हो, नेक्स्ट में वो म्यूकस और ब्लड साथ में आए, या फिर अकेला म्यूकस आए, या फिर केवल ब्लड आए, ठीक है, तीनों एक साथ हो, ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है म्यूकस या फिर ब्लड अगर साथ में लगते हुए आते हैं तो हम उसको डिसेंट्री के अंदर रखते हैं। तो साइन सिम्टम की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि डिसेंट्री के अंदर मेनली इन्फेक्शन होता है कोलोन रीजन के अंदर। तो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे आप सबको पता है कि वहाँ पे फीवर होता ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा, नेक्स्ट पेशेंट को टिनेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। टिनेसनेस क्या होता है, जो इनइफेक्चुअल जो डेफिकेशन होती है, ठीक है, अलोंग विद सुप्राप्यूबिक पेन, तो उसको हम बोलते हैं टिनेसनेस। तो पेशेंट को टिनेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मान लो डिसेंट्री का अगर पेशेंट है तो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है, और बहुत मतलब अभी आगे जो मैं कॉम्प्लिकेशन ये बता रही हूँ ये मतलब रेयर होती हैं, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटी है तो हम इनको मतलब इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसको यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत ही रेयर केसेस में एंसेफेलोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। बेसिलरी एंसेफेलोपैथी हो सकती है पेशेंट को। डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि वाटर का और इन सब का लॉस हो रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट के अंदर। या फिर जैसे मैंने बताया हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है, तो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी क्योंकि डीडी के अंदर भी हम इसको रख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ। हीमोलाइटिक डीडी यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर भी क्या होता है, जो आपकी आरबीसीज होती हैं, जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, उनका मतलब ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से जो मैंने बताया कि ब्लड स्टूल के साथ आता है, ठीक है। तो उसकी भी सेम फाइंडिंग ऐसी ही होती हैं, तो मतलब उसको भी हम सबसे पहले एक्सक्लूड करके रख लेंगे। इसके अलावा मान लो जैसे मेगाकोलोन जो डिजीज़ आपने पढ़ा होगा, टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है वो भी हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मेनली ये डिसेंट्री के अंदर भी इन्फेक्शन आपका कोलोन में ही होता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी डायग्नोसिस की बात करूँगी तो डायग्नोसिस जैसे हीमोग्राम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, KFT ये सब कराएंगे ही कराएंगे, बेसिक जो है आपकी वो तो आप कराएंगे ही, लेकिन मेन जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो स्टूल कल्चर और सेंसिटिविटी से आपको ये पता लगेगा कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से आपको प्रॉब्लम है या फिर अमीबे की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद ही आप जो है वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लो आपने स्टूल कल्चर भेज दिया है, वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स लेकर 24 आवर्स ले सकते हैं, 48 आवर्स भी कुछ लैब लेती हैं, तो ऐसा नहीं है कि 48 आवर्स तक आप उसको कुछ देंगे ही नहीं एंटीबायोटिक में, ठीक है। तो इस केस में बताया गया है, जहाँ पे अगर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँगी तो डिसेंट्री में बताया गया है कि मान लो स्टार्टिंग में आपके पास पेशेंट आता है, आपने सब डायग्नोस्टिक अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट की, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, ORS एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पेशेंट की कंडीशन देखेंगे आप। तो सबसे पहले अगर मान लो पेशेंट स्टेबल है तो आप उसको ओरली सिप्राफ्लॉक्सासिन या फिर सिफिक्सिन की डोज दे सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों के अंदर मेनली डोज का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, तो सिप्रो की इसके अंदर डोज बताई हुई है 15 mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। सिर्फ 15 mg पर kg पर डे, ये फॉर 3 डेज़ के लिए बताया गया है, ठीक है। और तब तक मान लो अगर बीच में पेशेंट का अगर रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है, कल्चर आपका आ गया है, उसमें पता चल रहा है कि भाई आप पर्टिकुलरली आपको कौन सी बैक्टीरिया की वजह से आपको है, तो आप उससे रिलेटेड भी, तो कल्चर आप रिपोर्ट आपने देखी होगी, जब भी आप कल्चर कराते हैं तो उसके साथ साथ में आपका ये भी आता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके ऊपर इफेक्ट करती है, तो आप उनमें से भी कोई ऐड कर सकते हैं। अगर उनमें मान लो सेंसिटिव है, आपके सिप्रो भी सेंसिटिव है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मान लो अगर पेशेंट जो है वो सिक कंडीशन में आता है, मान लो ओरली पे नहीं है, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीवियर है, तो आप उसमें डायरेक्ट IV के साथ ही आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो IV में जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं आती है तो आप उसको सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं, ठीक है। सेफ्ट्राक्सोन 50 to 100 ml पर kg के हिसाब से आप दे सकते हैं उसको, और 48 आवर्स के लिए आप उसको एसेस करेंगे, ठीक है। एसेस करेंगे और एसेस करने के बाद ही आप जो है फर्दर अपना ट्रीटमेंट के अंदर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर चेंज करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। ये तो थी एंटीबायोटिक की बात। इसके साथ साथ आप फ्लूइड उसका मैनेजमेंट रखेंगे, जितना भी ऑनगोइंग लॉस चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। और अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट की आपके पास जो रिपोर्ट आती है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कितना है, KCl की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, कहीं सोडियम की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना जैसे RL वगैरह या फिर KCl की डेफिशिएंसी हो रही है तो KCl का इंजेक्शन जो होता है 10 ml का ड्रिप में डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये आप फर्दर जो सिम्टोमेटिक है, फीवर है तो आप उसको PCN दे सकते हैं। तो इस तरीके से सिम्टोमेटिक आप उसको ट्रीट करेंगे। तो और इसके अलावा मान लो अमीबियासिस मान लो अगर रिपोर्ट के अंदर आ रहा है, तो उसमें जनरली चॉइस ऑफ जो ड्रग होती हैं वो टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल जो होती हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, तो उनमें आप टिनिडाजोल से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक और भी हो सकती है, जिसका भी मेन क्लिनिकल सिम्टम होता है रेड जेली और रेड चेरी कलर स्टूल, जो कि इंटरसेप्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप USG भी जरूर करा लें, ठीक है, कि कहीं पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये था ऑल अबाउट डिसेंट्री।
तो अगर इसके अलावा अगर मान लो कोई आपको कोई क्वेरी हो, कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।